तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का टॉपिक है कि पब्लिक गुड्स क्या होता है और उससे मार्केट फेलियर कैसे होता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है। तो जरा समझो, बिल्कुल करते क्लास को स्टार्ट और समझने का प्रयास करते हैं कि ये पब्लिक गुड्स क्या है। तो भैया पब्लिक गुड्स वो गुड्स है जो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा जनता को, इट मींस आप लोग को, तो वो गुड्स जो सरकार द्वारा जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोला मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। क्यों? ताकि जनता उसका बेनिफिट एंजॉय कर सके, जनता का भी सोशल वेलफेयर बढ़ सके, जनता भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, जनता को उससे बेनिफिट मिल सके। तो ऐसी वस्तुएं जो सरकार द्वारा जनता को प्रोवाइड की जाती है बेटा, उसी को बोलते हैं पब्लिक गुड्स। याद रखना पब्लिक गुड्स को मार्केट द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर द्वारा, कि पब्लिक गुड्स को प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता इन वस्तु को एंजॉय तो करना चाहती है बट इसके लिए प्राइस पे करना नहीं चाहती। और जब तक जनता प्राइस पे नहीं करेगी तो प्राइवेट सेक्टर वस्तु क्यों बनाएगा भाई साहब? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक ही नारा, सारा प्रॉफिट होगा हमारा। तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है। जब तक जनता पैसे पे नहीं करेगी प्राइवेट सेक्टर वस्तु नहीं बनाएगा। तो ऐसे केस में कौन आएगा भैया? सरकार आएगी। और सरकार आके बोलेगी जनता ठीक है तुम प्राइस पे मत करो, लेकिन बस तुम हैप्पी रहो, तुम खुश रहो, तुम्हारे लिए ये वस्तुएं सरकार बनाएगी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगी ना, तुम कुछ मत पे करो, बस तुम अच्छे से रहो, तुम्हारा सोशल वेलफेयर होना चाहिए, तुम्हारा बेनिफिट होना चाहिए, तुम अच्छे से लाइफ को एंजॉय करने चाहिए। भैया एग्जाम्पल दे दो प्लीज, एग्जाम्पल दो वस्तु के। तो एग्जाम्पल सुन लो। एग्जाम्पल के तौर पे पार्क, भाई सरकार पब्लिक पार्क बनवाती है। अब उस पब्लिक पार्क वाले केस में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उस पार्क में जा सकता है और जाकर एंजॉय कर सकता है। कुछ लोग पार्क में बैठे हैं, सुट्टा फूक रहे हैं, कुछ लोग पार्क की झाड़ियों, कुछ लोग जो है पार्क में बैट बॉल खेल रहे हैं, गिल्ली बल्ला खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं। अब अगर मैं उन लोगों से बोलता कि तुम्हें पार्क में जो करना है करो, तुमको बैट बॉल खेलना है बैट बॉल खेलो, सुट्टा फूकना सुट्टा फूको, लड़की ताड़नी है लड़की ताड़ो, कुछ करना है मतलब कुछ भी करो, अगर मैं उनसे बोलूं कि ठीक है तुम सब करो, लेकिन तुम्हें इसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा, हम एक नया पार्क बनवाएंगे और हर पर्सन को हजार रुपए पे करने पड़ेंगे, तो क्या कोई भी पर्सन पार्क बनवाने के लिए एग्री करेगा? वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ सुट्टा फूकना है मैं छत पे फूक लूंगा, गिल्ली बल्ला मैं गली में खेल लूंगा, मैं पार्क के पैसे क्यों दूं? लेकिन अगर पार्क बन जाएगा तो वही सब लोग उस पार्क में आएंगे और आके एंजॉय करेंगे। और आजकल तो जिम वाले पार्क हैं, लोग पार्क में जाके जिम भी करते हैं। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वस्तु का यूज हर कोई चाहता है। अगर पार्क बन जाएगा तो हर कोई वहां पे जाके एंजॉय करेगा, लेकिन अगर उनसे पैसा मांगेंगे तो वो लोग पैसा पे नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन वस्तु को प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता, बिकॉज पैसा नहीं मिलता। और इन वस्तु को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली कि जनता को ये वस्तु पसंद है ना, हम बना के देंगे और जनता से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। और ऐसी वस्तु को ही बच्चों क्या बोला गया? पब्लिक गुड्स बोला गया। एग्जाम्पल के तौर पे हाईवे है, रोड है। अब भाई जनता चाहती है कि उनकी सड़क गली की अच्छी रहे, जनता चाहती है कि भाई हमारे शहर में हाईवे हो ताकि ट्रैफिक में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट ना हो। जनता चाहती है इन वस्तुओं को, लेकिन जनता से इन वस्तु का पैसा मांगेंगे तो जनता पैसा पे नहीं करेगी। तो ऐसी वस्तु गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को प्रोवाइड की जाती है और इन्हीं को बच्चों बोला गया है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वाले केस में एक बात और होती है, वो ये बात होती है कि हम सामने वाले पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते वस्तु का यूज करने से। वस्तु का यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मतलब मैं एक शब्द बोलने वाला हूं, दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। ये सारा पढ़ाऊंगा, रुक जाओ मैं इसकी बात। दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि भाई साहब आप सामने वाले व्यक्ति को कि आप सामने वाले व्यक्ति को वस्तु यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लो मैं पार्क में खेल रहा हूं, मैं पार्क में ना एंजॉय कर रहा हूं, मैं पार्क में खेल रहा हूं।
अब कोई एक पर्सन पार्क में आया तो मैं बोल दूंगा नहीं नहीं तू पार्क से बाहर जा, अभी पार्क में मैं खेल रहा हूं ना, ये पार्क अभी मेरा है, तू पार्क से, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं सामने वाले पर्सन को पार्क से बाहर निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये पार्क मेरे बाप का, सॉरी ये पार्क भाई मेरा नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं सामने वाले पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। नॉन एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स की सबसे पहली विशेषता, इसको कोई भी यूज कर सकता है और हम सामने वाले को इसको यूज करने से मना नहीं कर सकते। अगर सरकार ने गली में, मेरी गली में सड़क बनवाई तो सड़क पे कोई भी आए जाए, मैं उनको रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं 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 मेरी गली की सड़क है, इस गली में वही आएगा जिसको मैं चाहूंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गुड सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए बनाई गई है। हम किसी को भी उस वस्तु को यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, पब्लिक गुड्स बच्चों होती है नॉन राइवल। क्या लिखा है? नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब होता है कि मेरे कंजम्पशन करने से, उस वस्तु को मेरे यूज करने से सामने वाले का कंजम्पशन कम नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लो कि मेरी गली है, उस गली को मैं यूज कर रहा हूं, क्या अब मेरे उस गली को यूज करने से दूसरे लोगों के लिए वो गली का यूज कम हो जाएगा क्या? वो गली घट जाएगी क्या? वो गली खराब हो जाएगी क्या? नहीं ना। जितना यूज मैं कर सकता हूं उतना ही यूज सामने वाला भी तो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा मेरी बात सुनना, एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं नॉन राइवलनेस का। बेटा मान लो मैं सिनेमा हॉल में गया और मैं सिनेमा हॉल में जाके मैंने एक सीट बुक करी एंड नाउ आई एम वाचिंग द मूवी, और मैं एक अच्छी सी, बहुत प्यारी सी, स्वीट सी मूवी देख रहा हूं। अब एक दूसरा पर्सन भी मेरे बगल में बैठ के मूवी देख रहा है। अब क्या मेरे मूवी देखने से क्या दूसरे पर्सन के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या उसको मूवी कम दिखेगी या उसको मूवी कम समझ में आएगी? बोलो ना। मेरे कंजम्पशन करने से दूसरे वाले के कंजम्पशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज नॉन राइवल। अब भैया बोलेगा भाई सिनेमा हॉल तो प्राइवेट होता है। बेटा बस मैंने एग्जांपल दिया नॉन राइवल की। नॉन राइवल का मतलब क्या है? इसको ये मत देखो मैं सिनेमा हॉल का एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बस समझाया नॉन राइवल का मतलब क्या है। नॉन राइवल का मतलब ये है कि मेरे यूज करने से, मेरे कंजम्पशन करने से सामने वाले पर्सन का बेनिफिट कम नहीं हो जाएगा, उसका कंजम्पशन रिड्यूस नहीं हो जाएगा। मेरे पार्क में खेलने से सामने वाले पर्सन के लिए पार्क छोटा नहीं हो जाएगा, सामने वाले पर्सन के लिए पार्क कम नहीं पड़ जाएगा, सामने वाले पर्सन के लिए पार्क का बेनिफिट घट नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक गुड्स वो होती है जिसमें हम ना तो किसी भी इंसान को यूज करने से बाहर कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, और ना ही हमारे कंजम्पशन करने से सामने वाले का बेनिफिट घटेगा। जिन वस्तु में ये दो विशेषताएं पाई जाती है बेटा उसी को बोलते हैं पब्लिक गुड्स। लेकिन पब्लिक गुड्स वाले केस में एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज फ्री राइडर। कौन सी प्रॉब्लम? फ्री राइडर। अब मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूं जरा समझने का प्रयास करना। अभी आप लोगों से मैंने बात की थी कि पब्लिक गुड्स वाले केस में सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है और हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है बेटा, हमको चार्ज पे करना पड़ता है बट इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझसे सरकार ये बोले कि आपके एरिया में एक पार्क बनवाना है, मेरे को इतने पैसे दो, तो मैं मना कर दूंगा। लेकिन मैं सरकार को हर साल टैक्स तो पे करता हूं, और सरकार उसी टैक्स के पैसे का यूज करके वो पार्क तो बना रही है। क्या सरकार के पास क्या पैसा उड़ता हुआ आ रहा है? पैसा उड़ नहीं बेटा, सरकार के पास पैसा किसी उड़ के नहीं आ रहा। हम जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं उसी के माध्यम से सरकार ये पार्क बना रही है। अब मान लो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, मेरी वजह से या मेरे टैक्स पे करने से या और लोग के टैक्स पे करने से वो पार्क बन गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि उस पार्क का यूज जिसने पे किया, मैंने टैक्स पे किया, मैं तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन वो लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते भी नहीं है, अब वो लोग भी उस पार्क में जाके बैठेंगे, वो लोग भी उस पार्क को जाके यूज करेंगे। पब्लिक गुड्स वाले केस में एक चीज निकल के सामने ये आई कि सामने वाला पर्सन भी उस वस्तु को उतना ही यूज कर सकता है जितना यूज मैं कर रहा हूं, बल्कि मैंने पे किया और सामने वाले पर्सन ने इवन पे भी नहीं किया, वो बिना किसी चार्ज के
तुरंत उस बिना किसी चार्ज, मतलब क्या, बिना किसी पेमेंट के वो तुरंत वस्तु को यूज कर सकता है, जबकि मैंने तो पेमेंट करी थी। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। इस प्रॉब्लम को अभी थोड़ी वीडियो में आगे डिस्कस और करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया पब्लिक गुड्स के बारे में। आइए पहले उतना समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मली गुड्स 3 टाइप की होती है। एक बच्चों पब्लिक गुड्स जो केवल सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, पार्क है, हाईवे है, इनको सरकार द्वारा ही बनाया जाता है, कोई प्राइवेट सेक्टर हाईवे या पार्क या गली में स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाता, ये केवल सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर बच्चों एक होती है प्राइवेट गुड्स। कुछ गुड्स ऐसी होती है जो केवल प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, उनको गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। क्या आपने कभी सुना है कि सरकार बर्गर बेच रही है? कभी बेटा खाया बर्गर? नहीं, सरकार बर्गर, अब बर्गर के कौन देगा? वो केवल प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं। सरकार बर्गर नहीं बेचती, सरकार मोमोज बेच रही है। लड़की मोमोज खाने गई, गरम गरम मोमोज ले लिया, मुंह में हो कर रही है। अब ये मोमोज किसने बेचे? सरकार ने। सरकारी मोमोज है? सरकारी मोमोज नहीं है, इसको भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही बेचा गया। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जो केवल प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, प्राइवेट गुड्स। कुछ वस्तु ऐसी जो केवल गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है, और कुछ वस्तु ऐसी जिनको दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। हॉस्पिटल प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, दैट इज क्वासी पब्लिक गुड्स। लेकिन यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो केवल पब्लिक गुड्स की बात करेंगे, और उससे मार्केट फेलियर कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक गुड्स के बारे में। तो क्या लिखा है यहां पे? लिखा है कि A public good is a good which, अब इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। A public is a good which is immediately available to others at no charge। अब पढ़ते हैं इसको, when supplied to one individual। अब मेरी बात सुनो, पब्लिक गुड्स जब किसी एक पर्सन को, जब कोई एक पर्सन पब्लिक गुड्स को यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं उस पब्लिक गुड्स को यूज कर रहा हूं, मैं उस पार्क को यूज कर रहा हूं, तो सेम टाइम पर दूसरा पर्सन भी उस पार्क को यूज कर सकता है। वह वस्तु दूसरे पर्सन के लिए भी सेम टाइम पे अवेलेबल हो गई, जबकि सामने वाले पर्सन ने कोई चार्ज भी पे नहीं किया। इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स द अमाउंट कंज्यूम इज सेम फॉर एवरीवन। पब्लिक गुड्स वाले केस में क्या होता है? हर व्यक्ति जो है सेम अमाउंट कंज्यूम करता है, जिसने पैसा दिया वो भी, जिसने पैसा नहीं दिया वो भी। मैंने सरकार को टैक्स पे किया, सरकार ने पार्क बनवाया, अब जितना पार्क का अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मेरी पड़ोसन का भी है, जिसने सरकार को एक फूटी कौड़ी पे नहीं करी, लेकिन वो भी सो पार्क में जा रही है, जॉगिंग करने जा रही है, वही पार्क में वॉक योगा करने जा रही है, उसने 1 रुपया नहीं दिया, मैंने पैसा पे किया। तो याद रखना पब्लिक गुड्स वाले केस में क्या होता है, वो वस्तु सभी के लिए सेम मात्रा में अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने टैक्स पे किया तो पार्क में अधिकार ज्यादा मेरा है और उसका अधिकार कम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा है नेशनल डिफेंस। इसका एग्जाम्पल ले लो भाई, सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए, नेशनल डिफेंस, सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए भाई बॉर्डर पे वो लगाए सैनिक, वो लगाए आर्मी वाले। अब बताओ उन आर्मी वालों से जितनी सेफ्टी मेरे को मिल रही है, मैंने टैक्स पे किया है भाई, जितनी सेफ्टी मेरे को मिल रही है उतनी ही सेफ्टी उस इंसान को भी मिल रही है जिसने कोई टैक्स पे नहीं किया। हम दोनों को सेम सेफ्टी मिल रही है, सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सेम यूटिलिटी मिल रही है, जबकि मैंने पैसा दिया है और उसने पैसा नहीं दिया। ऐसा पब्लिक गुड्स वाले केस में होता है। ठीक है, वही वाला बात यहां पे लिखी है। पब्लिक गुड्स की 2 विशेषताएं हैं। पहला नॉन एक्सक्लूडेबल, कि पब्लिक गुड्स वाले केस में कंज्यूमर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंजम्पशन बेनिफिट। हम सामने वाले कंज्यूमर को बेनिफिट लेने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वन इंडिविजुअल कैन नॉट डिनाई अनदर इंडिविजुअल्स कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक गुड्स। भैया मैं सामने वाले को मना नहीं कर सकता कि नहीं 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 तुम पार्क में नहीं आ सकते, पार्क मेरा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, पार्क जितना मेरा है पार्क उतना उसका भी है। पार्क में जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं वो भी पार्क में क्रिकेट खेल सकता है, मैं उसको मना नहीं कर सकता। और इसके बच्चों क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर, कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ गए जो फ्री में राइड कर रहे हैं। राइड माने
फ्री में उस गुड्स को एंजॉय कर रहे हैं। भैया कोई पैसा पे नहीं करा, बस फ्री में मजे भंडारा बट रहा है, जैसे कि वो फ्री में एंजॉय कर रहे हैं, मैं टैक्स पे कर रहा हूं और बंदा फ्री में एंजॉय कर रहा है। आगे नॉन राइवल बोलता है कि कंजम्पशन ऑफ वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द बेनिफिट डिराइव्ड बाय ऑल अदर इंडिविजुअल। यस, मैं अगर कोई वस्तु को यूज कर रहा हूं तो मेरे कंजम्पशन करने से सामने वाले का कंजम्पशन लेवल कम नहीं हो जाएगा, वो भी सेम लेवल का ही कंज्यूम करेगा, वो भी सेम बेनिफिट ही जो है प्राप्त करेगा। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रीट लाइट, अब गली में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, अब बताओ उस स्ट्रीट लाइट लगी मेरे लिए भी है और सबके लिए भी है। अब बताओ क्या स्ट्रीट लाइट अगर मैं यूज करूं का मतलब ये है कि अगर वो स्ट्रीट लाइट मेरी गली में लगी है और उसको मैं यूज कर रहा हूं या मेरे घर के सामने लगी है, या मान लो उसके नीचे बैठा हूं, मैं उसके नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मेरे पढ़ाई करने से या मेरे वहां बैठने से बाकियों के लिए रोशनी कम हो जाएगी? क्या गली में अंधेरा छा जाएगा? बताओ ना। अगर मैं उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, क्या मेरे यूज करने से बाकियों का बेनिफिट कम हो जाएगा? बिल्कुल कम नहीं होगा। समझ में आपको आ गया? तो पब्लिक पार्क या स्ट्रीट लाइट एग्जाम्पल हो गए इनके। तो होपफुली पब्लिक गुड्स क्या होता है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे मार्केट फेलियर कैसे होता है उसको समझते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अब समझने का प्रयास करते हैं कि पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेलियर कैसे होता है। तो मार्केट फेलियर का मतलब क्या है भैया? मार्केट फेलियर का मतलब है कि मार्केट फेल हो गया। मार्केट का मतलब समझो प्राइवेट सेक्टर, कि भाई साहब इन गुड्स को प्रोवाइड करने में प्राइवेट सेक्टर फेल हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर इन गुड्स को प्रोवाइड नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? अरे भाई बता तो दिया मैंने, क्योंकि इन वस्तुओं के लिए जनता पैसा पे करने को तैयार नहीं होती और इनकी कॉस्ट आती है ज्यादा, इनकी कॉस्ट आएगी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी हूं, अब मान लो मैंने पार्क बनवाया, तो पार्क बनवाने में मेरी कॉस्ट आएगी ज्यादा, जबकि मेरे को उस पार्क से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कम, या मान लो बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, जबकि मेरी कॉस्ट आ रही है ज्यादा। तो क्या मार्केट मतलब मैं प्राइवेट सेक्टर, क्या मैं इस वस्तु को बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। तो यहां पे मार्केट फेल हो गया, मतलब इन वस्तु को प्रोवाइड करवाने में मैं फेल हो गया, प्राइवेट सेक्टर फेल हो गया, क्योंकि यहां पे प्राइवेट सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। इसलिए पब्लिक गुड्स को केवल गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि यहां पे मार्केट जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो फेल हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर यहां पे वस्तु प्रोवाइड नहीं करवा पाता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट आती है ज्यादा, वस्तु बनाने में खर्चा होता है ज्यादा, जबकि उससे बेनिफिट मिलता है काफी कम। प्राइवेट सेक्टर को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन सरकार क्या है? सरकार को अपने बेनिफिट से मतलब नहीं है। सरकार ये देखती है कि इस वस्तु को बनाने से सोसाइटी को कितना बेनिफिट मिला, जबकि प्राइवेट सेक्टर यह देखता है उस वस्तु को बनाने से उसे कितना बेनिफिट मिला। सरकार अपना बेनिफिट नहीं देखती, सरकार देखती है सोसाइटी को, समाज को कितना बेनिफिट मिला। अगर सरकार की नजरों में वस्तु जो बनाई, उस वस्तु को बनाने से अगर बेनिफिट मिलता है ज्यादा, पूरे समाज को, जनता को, सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है ज्यादा, तो सरकार कॉस्ट को इग्नोर करते हुए वो वस्तु बनाएगी। भले ही सरकार को पर्सनली कोई बेनिफिट ना हो, लेकिन समाज को बेनिफिट हो रहा है, सोशल बेनिफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट वस्तु बनाएगी। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर पहले अपना बेनिफिट देखेगा, उसको बेनिफिट होगा तो ही वस्तु बनाएगा, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर वस्तु नहीं बनाएगा। और जब प्राइवेट सेक्टर वस्तु नहीं बना रहा, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? मार्केट फेलियर। कि यहां पर अगेन एक बार मार्केट फेल हो गई वस्तु प्रोवाइड करने में। इससे पहले भी मैंने आपको मार्केट फेलियर पढ़ा रखा है मोनोपोली वाले केस में, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले केस में मार्केट फेलियर कैसे होता है, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपको वो देखना हो तो वो भी देख लेना, वो अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि पब्लिक गुड्स क्रिएट अ मार्केट फेलियर इफ सम कंज्यूमर डिसाइड नॉट टू पे
बट यूज द गुड्स एनीवे। वही वाली बात तो है कि यहाँ पे कंज्यूमर वस्तु को यूज तो करेगा बट उसकी पेमेंट करना नहीं चाहेगा। और ये बात प्राइवेट सेक्टर को हजम नहीं हो रही है कि भाई वस्तु यूज कर रहा है तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहा, भाई तुम पार्क यूज कर रहे हो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। ये बात प्राइवेट सेक्टर को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई ये वस्तु हम नहीं बनाएंगे, माफ करो प्रभु, प्रभु माफ करो, हम फेल हो गए। ये कौन बोल रहा है? प्राइवेट सेक्टर बोल रहा है। किससे? जनता से, कि जनता माफ करो, ये वस्तु प्रोवाइड करवाने में हम फेल हो गए, हम इस वस्तु को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, मार्केट फेल हो गई, मार्केट फेलियर हो गया। इसलिए सरकार आएगी और अपने दम पर अपने पैसों से बिना किसी लालच के वस्तु प्रोवाइड करवाएगी। आगे बोलता है इन अदर वर्ड्स ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ पब्लिक गुड्स टू एक्सक्लूड दोज हु डू नॉट पे एंड वांट टू बी फ्री राइडर्स मार्केट फेलियर्स अराइज। अब यहां बोलता है कि पब्लिक गुड्स वाले केस में एक समस्या और आती है कि यहां पे फ्री राइडर की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ये क्या होता है फ्री राइडर? अरे अभी पढ़ाया था फ्री राइडर कि यहां पे क्या होता है, कुछ लोग बिना पैसे दिए वस्तु को एंजॉय करने आ जाते हैं। अभी अच्छी बात थोड़ी है, इसी को तो बोलेगा मार्केट फेलियर कि यार जब कुछ लोग वस्तु पे कर रहे हैं, जब कुछ लोग वस्तु का पैसा पे कर रहे हैं, भाई मैंने टैक्स पे किया, भाई मैं वस्तु को यूज कर रहा हूं, इसने टैक्स पे किया वस्तु को यूज कर रहा है, ये लोग टैक्स ही पे नहीं किया और वस्तु यूज करने आ गए, क्या ये अच्छी बात थोड़ी है? ये अच्छी बात नहीं है ना। इसी को तो बोला गया मार्केट फेलियर कि हम और एक बात और है, हम ऐसे लोग को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है पब्लिक गुड्स की विशेषता है नॉन एक्सक्लूडेबल। तो पब्लिक गुड्स में एक प्रॉब्लम ये भी आती है, हम सामने वाले पर्सन को वस्तु यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हालांकि उसने कुछ पे नहीं किया है। हमें एक्सक्लूड कर देना चाहिए लेकिन चाहकर भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए इन वस्तु को मार्केट द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। ठीक है, आगे बोलता है पब्लिक गुड्स कॉजेज इनएफिशिएंसी बिकॉज नॉन पेयर्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंजम्पशन। वही बोल रहा है कि पब्लिक गुड्स देश में इनएफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे नॉन पेयर्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे रोड या पार्क का यूज करने से आप सामने वाले इंसान को रोक नहीं सकते, भले उसने पैसा दिया हो या पैसा ना दिया हो। आगे बोलता है द प्राइवेट मार्केट हैज नो इंसेंटिव टू प्रोवाइड सच गुड्स हेंस इट इज अ मार्केट फेलियर। तो भी बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर को इन गुड्स को प्रोवाइड करने में कोई इंसेंटिव नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन वस्तु को प्रोवाइड नहीं करता और मार्केट फेलियर हो जाता है। एग्जाम्पल भी दिया कि चलो मान लो प्राइवेट सेक्टर एग्री कर गया मैं इस वस्तु को बनाऊंगा, कि सपोज प्राइवेट सेक्टर इज प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स। प्राइवेट सेक्टर ने बोला भैया मैं पार्क बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा हाईवे, मैं बनवाऊंगा रोड, लेकिन अगर इफ टू मैनी कंज्यूमर डिसाइडेड टू फ्री राइड, अब प्राइवेट सेक्टर ने सोचा कि ठीक है यार मैं पार्क बनवा रहा हूं, ठीक है, अब एक दो लोग फ्री में अगर आ जाएंगे तो प्राइवेट ने सोचा कि देखो फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनना, मान लो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर ने कुछ लोगों से पैसे लिए और उनके लिए पार्क बनवाया। अब प्राइवेट वालों को पता है कि पार्क बनेगा तो वो लोग भी घूमने आ ही जाएंगे जिन्होंने कोई पैसा पे नहीं किया। तो प्राइवेट सेक्टर ने कुछ लोगों से पैसे लिए और एक पार्क बनवाया और प्राइवेट को लगा कि ठीक है यार एक दो लोग फ्री में आके घूम भी गए, दिक्कत क्या है। लेकिन अगर टू मैनी कंज्यूमर डिसाइड टू फ्री राइड, लेकिन अब एक दो नहीं बहुत सारे लोग फ्री में आ रहे हैं, पार्क में घूमते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट थी, जो प्राइवेट सेक्टर की बनाने की जो कॉस्ट थी, विल एक्सीड प्राइवेट बेनिफिट। मतलब जो पार्क को बनाने की जो कॉस्ट आई वो कॉस्ट आई ज्यादा और अब पार्क से बेनिफिट मिल रहा है कम। बेनिफिट क्यों मिल रहा है कम? बेनिफिट इसलिए मिल रहा है कम बिकॉज अब बहुत सारे लोग फ्री में आके जो है पार्क में घूम रहे हैं और कुछ भी पैसा पे नहीं कर रहे, जबकि उस पार्क को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या आ रही है? ज्यादा। भाई ऑब्वियस बात है पार्क में आएंगे, खेलेंगे, खा लेंगे, झूला वूला झूलेंगे, जो भी होगा प्राइवेट सेक्टर को उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा बार बार पार्क को मेंटेन करने के लिए। अब पार्क को मेंटेन करने की कॉस्ट आ रही है ज्यादा, जबकि अब पैसा नहीं मिल रहा कस्टमर से, कस्टमर फ्री में आ रहे जा रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा है कम।
तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में प्राइवेट सेक्टर जो वो पार्क प्रोवाइड कर रहा था वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, और एक टाइम में क्या होगा, वो मार्केट से डिसअपीयर हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ये वस्तु प्रोवाइड करना बंद कर देगा, क्योंकि यहां पे प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट आ रही है ज्यादा, जबकि प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा है कम, उन्हें कोई पैसा पे नहीं कर रहा। ऐसे केस में केवल गवर्नमेंट ही सामने आएगी और गवर्नमेंट ही आके इतना जिगरा रखती है कि वो पैसा भी पे करे और बेनिफिट भी कोई ना हो। ये केवल गवर्नमेंट ही फेस कर सकती है कि वो पैसा भी पे कर रही है और कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा सरकार को, क्योंकि सरकार को अपने बेनिफिट की नहीं पड़ी, सरकार को समाज के, सोसाइटी के बेनिफिट की पड़ी है कि समाज का बेनिफिट होना चाहिए। आगे बोलता है मार्केट सक्सेस और परेटो ऑप्टिमैलिटी इज अचीव्ड वेयर मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर बात करूं मार्केट सक्सेस कब होती है या फिर परेटो ऑप्टिमैलिटी कब आती है, या फिर मैं सिंपल शब्द में बोलूं प्राइवेट सेक्टर कब रेडी होगा इन पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने में, तो प्राइवेट सेक्टर तभी रेडी होगा इन पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने में जब मार्जिनल बेनिफिट, मतलब उस वस्तु से मिलने वाला बेनिफिट और उस वस्तु पर लगने वाली कॉस्ट बराबर हो। कहने का मतलब यह है प्राइवेट सेक्टर अगर ये सोचे कि जितना मैंने खर्चा किया उतना ही मेरे को या उससे ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तभी प्राइवेट सेक्टर पार्क बनवाएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट आती है ज्यादा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट है ज्यादा और प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट है कम, मार्जिनल बेनिफिट है कम, तो प्राइवेट सेक्टर वस्तु प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ये हो जाएगा मार्केट फेलियर। याद रखना, मार्केट फेलियर का सिंपल मतलब मैं बार बार ये बोल रहा हूं, जब उस वस्तु को प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की ना भाई, इट इज कॉल्ड मार्केट फेलियर। तो याद रखना, अगर बात करूं मार्केट सक्सेस की, तो मार्केट सक्सेस केवल तब होगी, प्राइवेट सेक्टर सामने केवल तब आएगा जब वस्तु से मिलने वाला बेनिफिट और उस पर खर्च होने वाली कॉस्ट बराबर हो, या फिर ऐसा बोल दो बेनिफिट ज्यादा हो कॉस्ट कम हो। लेकिन अगर बेनिफिट मिल रहा है कम और कॉस्ट आ रही है ज्यादा, कि भैया प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो रहा है कम लेकिन उस वस्तु को बनाने में कॉस्ट आ रही है ज्यादा, तो प्राइवेट सेक्टर वस्तु प्रोवाइड नहीं करेगा। ऐसे केस में गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दैट गुड्स, सरकार उस वस्तु को प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार को अपने बेनिफिट की नहीं पड़ी, सरकार को सोशल बेनिफिट की पड़ी है कि ऐसी वस्तु, फॉर एग्जांपल ऐसी वस्तु कि जहां पे सरकार देख रही है कि हमारी कॉस्ट तो आ रही है, सरकार देख रही है कि इस वस्तु को बनाने में मेरी कॉस्ट तो आ रही है लेकिन सरकार को बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन सरकार ये देख रही है, भले ही सरकार को बेनिफिट नहीं हो रहा, बट सरकार ये देख रही है कि ये गुड्स सोशली डिजायरेबल है, जनता इस वस्तु को चाहती है और अगर ये वस्तु प्रोवाइड हो जाएगी तो समाज का बेनिफिट ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में सरकार अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ के समाज के बेनिफिट को देखते हुए उस गुड्स को प्रोवाइड करती है। और यहां पे प्राइवेट द्वारा वस्तु प्रोवाइड नहीं करवाई गई, इसलिए क्या बोल दिया इसको, मार्केट फेलियर। और इसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बीच में आई और गवर्नमेंट ने उस वस्तु को अपने दम पर प्रोवाइड किया। होपफुली समझ में आ गया होगा कि पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेलियर कैसे होता है। अब मैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझाऊंगा, इतना चाहो तो आप नोट कर लो। चलिए अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये डायग्राम प्रॉपर कैसे बना मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आपको बना के समझा रहा हूं। ठीक है भाई साहब, जरा समझने का सब बच्चे प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जरा एक बार समझने का प्रयास करना। लीजिए, मान लीजिए कि मैंने एक डिमांड कर्व बनाया ऐसे, ठीक है, ऐसे ये लीजिए कि ये रहा मेरा एक डिमांड कर्व। इसको बच्चों मानने मैंने बोल दिया DA, डिमांड कर्व ऑफ ए। ठीक है, अच्छा मैंने एक और डिमांड कर्व बनाया, मान लो मैंने बोल दिया ये DB, डिमांड कर्व ऑफ B, और इन दोनों को जोड़ के डिमांड कर्व ऑफ ए। एक व्यक्ति ए है, ए की डिमांड, और एक व्यक्ति बी है, बी की डिमांड। अगर मैं दोनों की डिमांड को जोड़ दूं
तो बच्चों मुझे मिलेगा मार्केट डिमांड, और इनकी डिमांड को जोड़ के जो मैंने एक कर्व बनाया वो बच्चों बनाया मैंने मार्केट डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार का बना, यस कुछ इसी टाइप का बनेगा। एक बार अगेन देख लो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा ऐसे, वो कुछ जो है आपका इस टाइप का मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, अब आधे बच्चे बोल रहे भैया इन दोनों का मार्केट डिमांड कर्व ऐसे कैसे बनेगा। मान लो यहां लिख दिया मैंने एमडी या डीएम, डिमांड ऑफ मार्केट। तो आओ मैं आपको पहले समझा दूं कि इन दोनों को जोड़कर कर्व ऐसे ही क्यों बनेगा। रटवाना मेरा काम नहीं है, समझाना मेरा काम है। आप चाहो रट लो कि इनको जोड़ के ऐसे बनेगा, बट कैसे बनेगा वो मैं आपको एक बार समझाने का रफ में यहां पे साइड में प्रयास करता हूं, जरा एक बार समझने का ट्राई करना। ठीक है, मान लो कि रुको थोड़ा ठीक से बनाऊं मैं, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, वेट, ठीक है अब कैसे भी आ जाए, एक्स वाई 0। ठीक है, मान लो यहां लिखा मैंने 10 20 30 40 50 60 70 और 80 एज्यूम कर लो। ठीक है, यहां लिखा मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो देखो, सबसे पहला कर्व बेटा मान लो मैंने बनाया आपका ये डिमांड कर्व ऑफ ए, फिर चलो मान लो मैंने बनाया आपका ये डिमांड कर्व ऑफ बी। अब देखो इन दोनों को जोड़ के मार्केट डिमांड कर्व वो वाला कैसे बनेगा समझने का प्रयास करो। देखो बेटा नॉर्मली क्या होता है, आपको बताऊं एक बात, नॉर्मली क्या होता है, आपने बचपन मतलब 11-12 के बेस में आपने पढ़ा हो, जो डिमांड कर्व होता है ना उसको हम हॉरिजॉन्टली सम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये कहना चाह रहा हूं कि नॉर्मली क्या होता है, एक डिमांड कर्व ये है, एक डिमांड कर्व ये है, अब ये है ए का, ये है बी का। अगर मैं इनको जोड़ के बनाऊं मार्केट डिमांड कर्व, तुम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली सम करते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब कि यहां पर 10 है, ये है बेटा मान लो 20 है, तो 10 और 20 अगला पॉइंट आपका आएगा 30 पे, तो ये वाला पॉइंट आपका 30 बन गया। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट बेटा मान लो आपका 20 है, बेटा ये वाला पॉइंट आपको मान लो 30 है, तो 20 और 30 क्या बन गया आपका, ये पॉइंट आपका मान लो 50 वाला पॉइंट यहां पे आ गया, तो ये क्या बन गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। इसको बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टली समेशन, कि हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पे कि 10 और 20 जोड़ के 30 लिख दिया हॉरिजॉन्टली, 20 और 30 जोड़ के 50 लिख दिया हॉरिजॉन्टली। इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन। नॉर्मली डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टली सम करते हैं मार्केट डिमांड कर्व पर पहुंचने के लिए, लेकिन याद रखना पब्लिक गुड्स वाले केस में क्या होता है, यहां पर हॉरिजॉन्टली सम नहीं करेंगे, यहां पर वर्टिकली समेशन होगा। कैसा होगा, वर्टिकल समेशन होगा। वर्टिकल समेशन का मतलब जरा देखो, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं मान लो एक ये वाला, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अब बताओ इस पॉइंट पर डिमांड कितनी है 20, अब इसी के मैं ऊपर गया सेम, इस पॉइंट पर डिमांड कितनी है बेटा मान लो 40 है, अब इस पॉइंट पर 20, इस पॉइंट पर 40, तो 20 और 40 को देखो ना, सामने 40 है, इसके सामने 20 है, 20 और 40 को जोड़ू 60 बनेगा। तो मार्केट डिमांड कर्व का पॉइंट बच्चों 60 यहां पे आएगा आपका, ये रहा आपका 60। आप यहां पे देखो, चलो यहां देखो, यहां पे बताओ इस वाले पॉइंट पे आओ, इस लेवल पे आओ, यहां पे आपकी डिमांड कितनी है 30, स्टार्टिंग 30 से है ना, यहां पे डिमांड कितनी है 50, 30 से स्टार्टिंग, यहां से 50 की स्टार्टिंग, तो 30 और 50 80, तो मार्केट डिमांड कर्व स्टार्टिंग कहां से होगी बच्चों 80 से होगी। चलो अब मान लो मैं यहां पे चेक करता हूं, बताओ ये कितना है, ये पॉइंट है 10, इसके ऊपर आओ जस्ट, ये कितना है जी, ये पॉइंट है 30, 10 और 30 40, तो उसके ऊपर क्या आएगा बच्चों जी 40, यहाँ ये आपका आ गया 40 वाला पॉइंट। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताइए कितना है जी, यहाँ पे है 0, इसके ऊपर आओ जस्ट, यहाँ पे कितना है 20, तो ए का 0, बी का 20, 0 और 20 होता है, तो मार्केट डिमांड कर्व का पॉइंट 20 यहीं पर बनेगा। तो मार्केट डिमांड कर्व का पॉइंट एक ये आ गया, ये आ गया, ये और इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो कुछ इस प्रकार का आप देख पा रहे हो, मार्केट डिमांड कर्व जो है बन जाएगा। तो मार्केट डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार से बना, ऐसे एक ये, और फिर मैंने क्या करा, हॉरिजॉन्टली सम किया। अगेन देख लो कैसे किया कि ये मेरा 20 था,
ये मेरा 40 था, तो 20 और 40 को जोड़ के बिल्कुल ऊपर 60 वाला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट मेरा 30 था, इस डिमांड कर्व का पॉइंट 30, इस डिमांड कर्व का पॉइंट 50, और 30 और 50 को जोड़ के मार्केट डिमांड कर्व का 80 वाला पॉइंट आ गया। चलो, इस डिमांड कर्व का पॉइंट ये 10 था, इस डिमांड कर्व का पॉइंट ये 30 था, और 10 और 30 होता है 40, तो नेक्स्ट पॉइंट 40 आ गया। चलो, इस डिमांड कर्व का ये आखिरी वाला पॉइंट क्या है, 0। ये क्या है इसका 0, और जस्ट इसके ऊपर कितना है 20, तो 0 और 20 को जोड़ूंगा 20 ही बनेगा, तो 20 वाला पॉइंट यहीं पे आएगा मेरा। तो इनको जोड़ा तो मेरा क्या बन गया, ये मार्केट डिमांड कर्व बन गया। तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि मार्केट डिमांड कर्व ये बना कैसे। तो जरा यहाँ पे वापस आ जाओ। तो ये देखो, ये हमारा है बच्चों डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, एंड दैट इज मार्केट डिमांड। आप चाहो तो उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि समीशन डी या सिग्मा डी। ठीक है, चलिए अब बच्चों बनाएंगे सप्लाई कर्व। और अगर आपको थोड़ी बहुत 11-12 की बात याद हो तो वहां पे एक स्टेटमेंट पढ़ते थे, और वो स्टेटमेंट ये होती थी, अपवर्ड पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनती है जी? हमको पता है जी, एमसी कर्व बनता है ऐसे, और 11th या 12th में आपको पढ़ाया गया होगा आपके टीचर द्वारा कि एमसी कर्व का जो अपवर्ड पोर्शन है, जो ऊपर ऊपर जा रहा है, इट मींस केवल ये वाला पोर्शन, बस, कि एमसी कर्व के अपवर्ड पोर्शन को हम लोग सप्लाई कर्व भी कहते हैं। तो ये आपके डिमांड कर्व आ गए, और अब मैं बनाऊंगा आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, या मैं बनाऊंगा एमसी कर्व का केवल अपवर्ड पोर्शन, केवल अपवर्ड इतना बनाऊंगा पोर्शन। तो देखो, तो लीजिए कि मैंने आपका क्या बनाया जी, मैंने बनाया आपका ये एमसी कर्व, और सुनो, इसी को मैं चाहूं तो एस माने क्या, सप्लाई कर्व भी बोल सकता हूं, क्योंकि एमसी कर्व को सप्लाई कर्व कहते हैं, लेकिन केवल अपवर्ड पोर्शन को बोलते हैं। केवल यहां से लेके यहां तक क्या है, ये आपका सप्लाई कर्व। अब आप एक बात जरा समझो कि भाई डिमांड भी है, सप्लाई भी है, और डिमांड सप्लाई जहां पे काटते हैं, ये क्या होता है जी, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जहां पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट, और सुनो, डिमांड कर्व को अपन लोग बच्चों बोलते हैं मार्जिनल बेनिफिट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल बेनिफिट। डिमांड कर्व को अपन लोग मार्जिनल बेनिफिट भी कहते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर ई पर क्या है, ई पर क्या है जी, ई पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट बराबर है। या सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं भाई, डिमांड सप्लाई बराबर है, और जब डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं तो उसके सामने जो प्राइस आते हैं ओपी, इस ओपी को मैं क्या बोलूंगा, इस ओपी को बोलूंगा मैं इक्विलिब्रियम प्राइस, कि भाई साहब इस प्राइस पर वस्तु को खरीदा और बेचा जाएगा। और अगर मैं नीचे आ जाऊं तो क्या बन गया मेरा OQ, और ये क्या आ गई मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। स्ट्रेट लाइन नहीं आई थोड़ी, सॉरी, लीजिए, होपफुली अब ठीक होगी। हाँ जी, अब जरा बात को और समझने का प्रयास करो। तो यहां पर मेरे प्राइस तय हो गए, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, इस प्राइस पर लेन देन होगी, और OQ मेरी क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जरा मेरी बात को समझो, अब हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों आएगी मेन चीज, समझने का बहुत अच्छे से ध्यान करना। अब देखो, डिमांड कर्व में मैं ए की डिमांड कर्व ऑफ ए की बात करूं, ए का डिमांड कर्व ये रहा, प्राइस ए का डिमांड कर्व ये रहा, और ये है बच्चों उसकी क्वांटिटी। अब मेरी बात सुनो, ये लाइन और ये लाइन आपस में यहां पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब अगर ए कंज्यूमर को OQ मात्रा चाहिए तो उसको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा, PA के बराबर प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर ए को, ये ऐसे आ जाओ, अगर कंज्यूमर ए को OQ मात्रा चाहिए तो इस मात्रा के लिए, इतनी मात्रा के लिए उसको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर बात करूं डिमांड कर्व ऑफ बी की, अगर बात करूं किसकी बच्चों, अगर बात करूं मान लो बी की, ब्लैक लेते हैं, बात करूं बी की, अगर बात करूं बी की, अगर बी को OQ मात्रा चाहिए तो OQ आओ आओ आओ, ये ऊपर आओ, और बी वाला पॉइंट ये रहा, बी वाला पॉइंट ये रहा आपका बी। अगर बी को OQ मात्रा चाहिए,
अगर बी को ओ क्यू मात्रा, तो बी को इतना प्राइस पे करना पड़ेगा पीबी। तो ए प्राइस करेगा, ए पे करेगा पी ए के बराबर ओ क्यू प्राप्त करने के लिए, और कंज्यूमर बी पे करेगा पी बी के बराबर ओ क्यू प्राप्त करने के लिए, और दोनों मिलके प्राइस ऑफ ए प्राइस ऑफ बी इतना प्राइस पे करेंगे ओ पी के बराबर। दैट इज मार्केट में इतना प्राइस टोटल पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, अब इनको जोड़ को तो ये वाला बना है, इट मींस प्राइस ऑफ ए और प्राइस ऑफ बी अगर जोड़ दूं तो दोनों को मिलकर ओ पी के बराबर प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप समझो मार्केट फेलियर कैसे है। मार्केट फेलियर ऐसे है कि देखो दोनों ही कंज्यूमर को, ए को और बी को सेम ही मात्रा पे करनी पड़ रही है। दोनों ही कंज्यूमर को सेम मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं। जो हमारा ए है वो भी कंज्यूम कर रहा है ओ क्यू, और जो कंज्यूमर बी है वो भी कंज्यूम कर रहा है ओ क्यू। लेकिन ओ क्यू के लिए कंज्यूमर ए पे कर रहा है केवल पी ए इतना सा, जबकि कंज्यूमर बी पे कितना कर रहा है पी बी। तो ये बात गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं है कि जब दोनों सेम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो ए इतना पे क्यों कर रहा है और बी इतना ज्यादा पे क्यों कर रहा है? इसको इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कि यहां पे तो भाई सरकार भेदभाव कर रही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और यहां पर देखा जाए, मैं प्राइस के स्थान पे अगर टैक्स लिख दूं, टैक्स, तो और भी आसान है कि कंज्यूमर ए टैक्स पे कर रहा है कम और कंज्यूमर बी टैक्स पे कर रहा है ज्यादा। कंज्यूमर ए केवल इतना टैक्स पे कर रहा है और कंज्यूमर बी इतना टैक्स पे कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों सेम लेवल की मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक गुड्स के अंदर हर कंज्यूमर सेम क्वांटिटी कंज्यूम करता है, ठीक है ना। मैं टैक्स पे कर रहा हूं कम, मेरा पड़ोसी टैक्स पे कर रहा है ज्यादा, लेकिन फिर भी जितना पार्क पे अधिकार मेरा है उतना ही पार्क पे अधिकार उसका भी है। और क्या पता कुछ लोग टैक्स पे भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका पूरा अधिकार है। दैट इज मार्केट फेलियर। और डायग्राम के थ्रू मार्केट फेलियर आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका मार्केट फेलियर, जहां पे हमने नोटिस किया कि कंज्यूमर ए इतना प्राइस पे कर रहा है, ठीक है, जबकि कंज्यूमर बी ये पूरा इतना प्राइस पे कर रहा है। कंज्यूमर ए कम प्राइस पे कर रहा है, इतना, लेकिन फिर भी दोनों को मात्रा सेम ही मिल रही है। इसी को बच्चों क्या बोला गया? मार्केट फेलियर बोला गया। होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पे मार्केट फेलियर कैसे हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इस डायग्राम को आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, और फिर ये डायग्राम आपने बना लिया, और ये है बच्चों के उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। अगर मैं इसको एक बार पढ़ूं तो यहां पे लिखा है कि मार्केट फेलियर फॉर पब्लिक गुड्स को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, जहां पर हमारे पास जो है कि दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, और दोनों पर्सन अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, है ना, कि डिमांड ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी। आगे बोलता है कि डी ए इज डिमांड ऑफ ए एंड डी बी इज द डिमांड ऑफ बी। पर्सन ए और पर्सन बी की डिमांड है। आगे बोलता है एमसी एक्स इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर सप्लाई कर्व ऑफ पब्लिक गुड्स। ये आपका एमसी कर्व क्या है? एमसी कर्व क्या है? ये आपका बच्चों मार्जिनल कॉस्ट कर्व है या फिर सप्लाई कर्व है। आगे बोलता है कि डीएम इज द वर्टिकल सम ऑफ डी ए एंड डी बी। डीएम माने क्या? मार्केट डिमांड एक वर्टिकल सम है, किसका? डिमांड ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी का। और वो आपको मैंने बता दिया कि कैसे वर्टिकली जोड़ जोड़ के ये मार्केट डिमांड कर्व को बनाया गया है। तो मार्केट डिमांड कर्व इज द सम ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए एंड डिमांड कर्व ऑफ बी। आगे बोलता है एमसीएक्स एंड डीएम कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई where equilibrium price and quantity of the public goods are OP and OQ respectively। ये दोनों के दोनों आपस में E पर काटते हैं, जहां पर प्राइस कितना है? OP, और बच्चों मात्रा क्या है? OQ, ठीक है। आगे बोलता है but the consumers pay total price OP, that is OPA and OPB। अब देखा जाए
तो कंज्यूमर मिलकर दोनों मिलकर ओपी प्राइस पे कर रहे हैं इस ओक्यू प्राप्त करने के लिए। इस ओक्यू को प्राप्त करने के लिए दोनों मिलकर ओपी प्राइस पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई ये जो वस्तु है ना ओक्यू, इतने प्राप्त करने के लिए आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ठीक है 50 तो पे कर देंगे, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, एक इंसान के ऊपर बर्डन पड़ रहा है ज्यादा और एक के ऊपर पड़ रहा है कम। जो पी ए है वो प्राइस पे कर रहा है कम, मान लो केवल 20 रुपए, लेकिन पी बी प्राइस पे कर रहा है ज्यादा, मान लो केवल 30 रुपए। जबकि बेनिफिट दोनों को सेम मिलना है, बेनिफिट दोनों को सेम मिलना है, जितना एंजॉयमेंट मिलेगा ए को उतना ही मिलेगा बी को। लेकिन इस वाले केस में बी पे कर रहा है ज्यादा और ए पे कर रहा है कम। समझ में आ गया? बट आगे लिखा है बट दे पे डिफरेंट प्राइस, लेकिन वो अलग अलग प्राइस पे कर रहे हैं। ए ने प्राइस पे करा ओपी ए के बराबर, ओपी ए के बराबर, और बी ने प्राइस पे करा ओपी बी के बराबर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे क्या है, प्राइस में भेदभाव है, बिकॉज ओपी ए ऐसे आएगा, ओपी ए कम है, ए ने प्राइस पे करा कम और ओपी बी है बच्चों ज्यादा, और इसी वजह से मार्केट हो गई फेल कि जब दोनों को सेम बेनिफिट मिल रहा है तो एक इंसान कम क्यों पे कर रहा है और एक इंसान ज्यादा पे क्यों कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो फ्री राइडर्स हैं, जो बिना पे किए ही वस्तु को सेम अमाउंट में एंजॉय कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो होपफुली आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हमारा खत्म होता है पब्लिक गुड्स क्या था और उसके केस में मार्केट फेलियर कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।